हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो बहुत स्मूथली चल रही होंगी। आपको जो नोट्स दे रहे हैं वो भी आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। सो नाउ जो आज की हमारी क्लास है वो बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट-स्कॉप का सिद्धांत। हिंदी में भी बेटा इसको पोस्ट-स्कॉप ही बोलेंगे। ये सिद्धांत बेसिकली लूथर गुलिक ने दिया था, जो एक क्लासिकल थिंकर है। सो द कंसेप्ट वाज गिवन बाय लूथर गुलिक। लेट मी राइट इट हियर। ये जो कंसेप्ट है वो दिया था लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक एक शास्त्रीय विचारधारा है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब शुरुआत हुई थी, जो शुरुआती दौर के जो विचारक रहे हैं उनमें से लूथर गुलिक एक विचारक है। अ वेरी प्रोमिनेंट थिंकर यू कैन से। लूथर गुलिक, देखिए शुरू की अगर हम बात करते हैं, जब हमारे लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था, तब बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो इस बात को मानते थे कि भाई लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों को हम हर जगह लागू कर सकते हैं। काफी कुछ चीजें आज की तारीख में भी ठीक है, बट विद द टाइम एंड विद द डेवलपमेंट एंड सो मेनी थिंग्स हैव चेंज, तो उसके साथ कुछ चीजों में आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी आई है। कुछ चीजें आमूल-चूल जिसमें कहते हैं परिवर्तन, पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया है, वैसे हैं। कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, तो उन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम केवल डिस्कस कर रहे हैं लूथर गुलिक ने जो हमको पोस्ट-स्कॉप का सिद्धांत दिया था वो क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लूथर गुलिक एक शास्त्रीय विचारक हैं, जो शुरू के जो क्लासिकल थिंकर्स थे उनमें से एक है। हमने शुरू में बात करी थी कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या लोक प्रशासन को समझने का जो दृष्टिकोण है लोगों का वो किस हिसाब से है। वो हमने दो चीजें डिस्कस करी थी, एक था एकीकृत विचारधारा और एक था प्रबंधकीय, इंटीग्रल व्यू और एक मैनेजरल व्यू। मैनेजरल व्यू में क्या था कि लोक प्रशासन को वो इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि जहां पे उनका काम लोगों से करवाना है, ना कि करना। इट मीन्स केवल मैनेजमेंट स्तर का, मीन्स जो मैनेजमेंट स्तर का जो काम होता है डेट इज योर मोस्ट ऑफ इज योर मैनेजरल अप्रोच। प्रबंध का जो काम होता है, केवल अगर वहां तक हम अपनी को सीमित रखते हैं तो वो एक दृष्टिकोण हो गया लोक प्रशासन का। और जो एकीकृत दृष्टिकोण था उसमें ये था कि नहीं, जो संगठन बना है उसका जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति के लिए ऊपर से लेके नीचे तक उस संगठन में जितने भी लोग उस लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी लोग लोक प्रशासन के उसके में इंक्लूड होते हैं। तो ये वाला जो पोस्ट-स्कॉप का सिद्धांत है ये है मैनेजरियल, जो मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का जो हायर, उसमें आप कह सकते हैं कि इनका काम है करवाना। तो पोस्ट-स्कॉप क्या है, बेसिकली इसको हम ये समझेंगे। पोस्ट-स्कॉप एक एब्रिविएशन है, आप कह सकते हैं POST देन COR एंड देन P। इस तरीके से पोस्ट-स्कॉप बनता है। हिंदी में इसको हम पोस्ट-स्कॉप ही कहते हैं। जब हम अलग अलग शब्दों को डिफाइन करेंगे तो वो आप हिंदी वाले हिंदी में जरूर कर सकते हैं। जैसे P इज फॉर प्लानिंग, तो आप लिख सकते हैं कि योजना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी हिंदी वाले बच्चों को कि आप इंग्लिश वाला वर्जन भी याद करें, क्योंकि आप उसी से इस चीज को ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। देखो बेटा, क्या होता है जब भी किसी संगठन की स्थापना की जाती है, संगठन की स्थापना या जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सेटअप किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहां पे जितने भी कर्मचारी हैं वो उसी में कार्यरत होते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ साधन होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, और उसको सुव्यवस्थित ढंग से और बहुत मैक्सिमम, जिसे आप कह सकते हैं एफिशिएंसी के साथ अगर हम काम करें तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। उसमें से एक सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया था पोस्ट-स्कॉप का, जहां पर P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग यानी योजना, मीन्स आप बिना योजना के आगे नहीं बढ़ सकते। हम जब भी कभी कोई काम करते हैं हमारे पास उसका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, एक आप कह सकते हो कि हम इसको किस हिसाब से करेंगे।
जिससे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपको घर प्लान करना है ना, अपना घर बनाना है, तो आपका एक मोटी मोटी आप प्लानिंग करेंगे कि मैं कहाँ पे मेरे को घर लेना चाहिए, मेरा अपना बजट क्या है, किस समय तक मुझे अपना घर बनाना है, साल भर में, 2 साल में, किस एज तक बना लेना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, बहुत सी चीजें। मीन्स आप एक मैक्रो लेवल पे, एक विस्तृत स्तर पे मोटा मोटा आप एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना करते हैं, एक योजना बनाते हैं। सो दैट इज बेसिकली P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। O इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। देखिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब संगठित होकर काम किया जाता है तो एक संगठन की आवश्यकता होती है ना। आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा, उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाना पड़ेगा। केवल प्लानिंग करने से नहीं होगा ना। प्लानिंग को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम क्रियान्वित करते हैं, तो उस क्रियान्वयन में केवल आप अकेले शामिल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करना होता है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है एक संगठन। संगठन जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं या जो आपका लक्ष्य है, उसको एक दिशा प्रदान करता है या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने के लिए हमको एक जगह देता है, स्ट्रक्चर देता है। आप किसी भी ढंग से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जब हम किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं या जो योजना हमने बनाई है उस योजना को पूरा करना चाह रहे हैं, तो हम एक संगठन का निर्माण करते हैं। लेकिन संगठन केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता बेटा, बहुत सारे लोग होते हैं। 2 से अधिक लोग जहां पर होंगे वहां पर आप कह सकते हो कि आप संगठन बना सकते हैं। संगठन बहुत तरीके के होते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, औपचारिक है, अनौपचारिक संगठन है, बहुत तरीके के संगठन होते हैं। तो वहां पे संगठन, जैसे कहा कि अकेले व्यक्ति से नहीं होगा, बहुत सारे कर्मचारी वर्ग होगा वहां पे। सो S स्टाफ्स फॉर स्टाफिंग, यानी आपका कर्मचारी वर्ग। वहां पर उस संगठन में काम करने वाले कौन कौन लोग हैं उससे संबंधित है। नाउ D इज फॉर डायरेक्शन, यानी दिशा देना, दिशा निर्देश देना। देखिए, जब भी हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी हम योजना बना रहे हैं या कोई भी लक्ष्य हमारे पास है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने एक संगठन बनाया। उस संगठन को सुचारू रूप से काम करने के लिए और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए वहां पे कर्मचारी लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन वो एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, उनको क्या बताया जाए, क्या दिशा निर्देश दिए जाएं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको डायरेक्शंस मिले। कोई भी संगठन होता है उसका एक पद सोपान होता है, एक हायरार्की होती है। सबसे अधिक पावर किसके पास है, सबसे अधिक अथॉरिटी किसके पास है, कौन डायरेक्शंस देगा, कौन उन डायरेक्शंस को लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सब चीजें हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि परिवार ले लीजिए, परिवार भी एक तरीके का संगठन है। वहां पे भी हमको पता है कि हाँ, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स किसके पास आएंगे, घर की अथॉरिटी किसके पास ज्यादा है। तो क्या है, डायरेक्शन की जब हम बात करें, उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि कोई भी जो संगठन है वो तभी काम कर पाएगा जब वहां पे जो कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए जाएं, उनमें समन्वय भी हो और जो वो काम कर रहे हैं उस काम को वो बताए भी। तो उसी दिशा में नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, यानी आपका समन्वय। जब इतने सब लोग काम करेंगे तो बहुत जरूरी है कि उनमें समन्वय बना रहे। समन्वय का मतलब है तालमेल, सामंजस्य बना रहे। एक या एक से अधिक लोग जब भी होते हैं तो सबका अपने काम करने का तरीका होता है, अपनी सोच होती है, समझने का तरीका होता है। तो उन सब लोगों को एक साथ लेकर काम करना, उनमें तालमेल बैठाना किसी भी संगठन के लिए बहुत ही जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी चक दे, है ना, बहुत ही फेमस और सुपरहिट मूवी रही है। उसमें हम लोगों ने शुरू में क्या देखा, देखिए उनका जो कोच था वो उनको डायरेक्शंस दे रहा था कि कौन सा खिलाड़ी किस दिशा में खेलेगा, बट देयर वर सम प्लेयर्स जो उनको नहीं मान रहे थे और उनका काम उन्होंने क्या किया, ओके यू आर नॉट ओबेइंग, आप नहीं मान रहे, आप थोड़ा साइड में हटिए, बाकी टीम को करने दीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य इंडिविजुअल लेवल पे खेलना नहीं था, उनका उद्देश्य था भारतीय टीम को जिताना। एक लक्ष्य था उनका, ऑर्गेनाइजेशन यानी उनकी एक टीम थी, स्टाफिंग यानी वहां पे बहुत सारे प्लेयर्स थे,
डायरेक्शंस, आपका जो कोच है वो आपको निर्देश दे रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको कैसे खेलना है। एंड कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप मूवी से इसको कोरिलेट करते तो आप देखेंगे कितने झगड़े हो रहे थे उनमें, उनमें समझ नहीं थी, अपना ईगो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब उनमें कोऑर्डिनेशन ज्यादा हो गया तब आपकी जो हमारी इंडियन टीम थी मूवी में वो जीत पाई। तो कोई भी काम को पूरा करने के लिए, सफल ढंग से करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा कर्मचारी वर्ग है उस संगठन का, उसमें तालमेल होना बहुत जरूरी है, सामंजस्य बैठाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है कि आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, whatever directions have been given to you, उसमें आपको क्या करना है, रिपोर्ट करनी है। और रिपोर्ट हमेशा अपने से उच्च अधिकारी को की जाती है। डायरेक्शन ऊपर से नीचे आती है और जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग हमेशा नीचे से ऊपर होती है। आपने क्या काम किया है आप उसका एक रिपोर्ट देंगे। हिंदी में कई बार बोलते हैं उसको रपट लिखाना, लेकिन रिपोर्ट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, आप लोग समझ सकते हैं बेटा। तो भी जो आपको काम दिया जा रहा है उस काम की रिपोर्ट आप अपने से उच्च अधिकारी को देंगे। जो भी काम आपको सौंपा गया है वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, किस हद तक पूरा हुआ, उसमें क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, व्हाटसोएवर इट इज, जो भी हो उसकी रिपोर्ट आप अपने उच्च अधिकारी को देते हैं। और अब लास्ट है आपका बी। बी स्टैंड्स फॉर बजटिंग, बजट। देखिए कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्लानिंग है, कोई भी काम है, बिना फाइनेंशियल एड के नहीं हो सकता। संगठन में जो आप कर्मचारी रख रहे हैं उनको आप क्या देंगे, पैसे भी देंगे ना। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग फॉर एन इंसेंटिव कि हाँ हमको पे मिलेगी, इसलिए भी हमको पैसा चाहिए। हमको पैसा इसलिए भी चाहिए कि जो योजनाएं या जो नीतियां हम लोगों ने सोची हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वो रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट होंगे, रिसोर्सेज आपका स्टाफिंग मीन्स आपका जो कर्मचारी वर्ग है वो भी एक रिसोर्स है, लेकिन बजटिंग आपका जो फाइनेंस है दैट इज ऑल्सो अ वेरी मेन पार्ट, बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरीके से ये बनता है पोस्ट कॉप। P इज फॉर प्लानिंग यानी योजना, O इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, S इज फॉर स्टाफिंग यानी आपका कर्मचारी वर्ग, कार्मिक वर्ग, D इज फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश हमेशा ऊपर से नीचे दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, सामंजस्य बैठाना, समन्वय जिसे हम कहते हैं। रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट करना कि आपको जो भी काम सौंपा गया था वो कैसे हुआ है, व्हाटसोएवर इट इज, कितना हुआ नहीं हुआ, क्या समस्याएं आई, उन सब की आप एक रिपोर्ट बनाते हैं। और रिपोर्ट हमेशा निम्न अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को देता है। और फिर लास्ट आ जाता है बजट, है ना, आपका फाइनेंस जिसे हम कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर हो गया आपका पोस्ट कॉप। तो पोस्ट कॉप का सिद्धांत दिया था लूथर गुलिक ने, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और आज की तारीख में भी चाहे वो सरकारी प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, ये जितने भी आप कह सकते हैं चीजें जो उन्होंने बताई हैं, ये किसी ना किसी हद तक, बल्कि काफी हद तक हर एक प्रशासन पर, हर एक संगठन पे लागू की जाती हैं। क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है। उस संगठन, उस प्लानिंग को या उस जो आपका आइडिया है उसको क्रियान्वित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक सिस्टमैटिक सिस्टम चाहिए हम लोगों को, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। उस काम को पूरा करने के लिए लोग चाहिए, वो है आपका कर्मचारी वर्ग। उस कर्मचारी वर्ग के बीच में सामंजस्य बना रहे वो बहुत जरूरी है। और उन कर्मचारियों को क्या काम करना है इसलिए उनको डायरेक्शन देना भी जरूरी है। और उनको जो काम सौंपा गया है क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ उसका फीडबैक लेना, उसकी रिपोर्ट लेना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट में है बजट। फाइनेंस सब जगह जरूरी है, ये आप सभी को पता है, चाहे घर के खर्चे हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे आपको किसी पार्टी में जाना हो, चाहे आपके कॉलोनी का फंक्शन हो। अभी आपका गणेश चतुर्थी गया है, उसमें भी आप प्लान करते हैं कि कितना खर्चा होगा, कैसे क्या है आपका। अगर आप इससे बड़े स्तर पे या बहुत औपचारिक संगठन को देखें तो अगर आप कोई स्कूल खोल रहे हैं देन यू हैव टू प्लान, क्या प्लान होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, कितना पैसा खर्च करना है, क्या पे देनी है,
स्पोर्ट्स पे कितना खर्च करना है, कोकुलर एक्टिविटीज पे कितना खर्च करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो काफी कुछ उस जो संगठन है आपका उसके फंक्शनिंग को डिफाइन करता है। तो जितना बड़ा संगठन होगा डेफिनेटली बजट भी उतना ही ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। तो आज की क्लास को कट शॉर्ट करते हुए हमने सिर्फ ये समझा है कि पोस्ट कॉप का सिद्धांत किसने दिया है और पोस्ट कॉप का जो हर एक अक्षर है वो किस चीज से संबंधित है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोक प्रशासन के जो अन्य सिद्धांत हैं हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, कीप रिवाइजिंग।